सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10 की विज्ञान का हमारा 5वां पाठ, दैनिक जीवन में रसायन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे उन रासायनिक पदार्थों के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले ये जो पदार्थ होते हैं, इनको आप 3 तरह से बांट सकते हैं मुख्य रूप से, अम्ल, क्षार और लवण। क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार, कैसे बनते हैं लवण और क्या है इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, इसी के बारे में बात करेंगे हम हमारे कक्षा 10 के विज्ञान के इस 5वें पाठ दैनिक जीवन में रसायन में। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को और सबसे पहले बात करते हैं अम्ल के बारे में। देखिए, अम्ल और क्षार को लेके अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। कोई भी वैज्ञानिक अम्ल या क्षार की परिभाषा से पूर्ण रूप से अम्ल या क्षार की व्याख्या नहीं कर पाया। शुरू में वैज्ञानिकों ने कहा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। स्वाद में खट्टे हैं मतलब अम्ल है, यानी नींबू खट्टा है तो उसमें अम्ल है, दही खट्टा है तो उसमें क्या है, अम्ल है, इमली खट्टी है तो उसमें क्या है, अम्ल है। यानी वे सभी पदार्थ जो खट्टे हैं क्यों हैं, क्योंकि उन सभी में क्या पाए जाते हैं, अम्ल। दूसरी बात, एक प्राकृतिक सूचक होता है जो लाइकेन से मिलता है, इसको हम कहते हैं लिटमस पत्र। तो अम्ल वे पदार्थ थे जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल। याद रखें, अनिल, अनिल का अम्ल है, नीला है और लाल है। अम्ल करता है नीले को लाल, अनिल, ऐसे याद रखें। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। इसी तरह से वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों, कड़वा और खट्टा तो अलग चीज है, नींबू खट्टा है, करेला कड़वा है ना। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों, छूने पर साबुन की तरह चिकने हों और अम्ल के विपरीत क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। तो प्रारंभ में ऐसा कहा गया कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। अब ये परिभाषाएं अम्ल और क्षार की थी, लेकिन ये इनके रासायनिक गुणों को नहीं समझा पाती। तो फिर अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और अपनी अपनी संकल्पनाएं दी, जिनके अनुसार उन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित करने की कोशिश की। सबसे पहले अपनी अवधारणा को लेके आए आर्रेनियस। आर्रेनियस भी सभी पदार्थों के अम्ल और क्षारीय व्यवहार को नहीं समझा पाए। तो फिर आए ब्रोंस्टेड और लॉरी, वो भी सभी पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को नहीं व्याख्या कर पाए। तो फिर आए कौन, आपके लुईस। तो 3 अवधारणाएं हैं, आर्रेनियस की अवधारणा, ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा और लुईस अवधारणा, जो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय व्यवहार को समझाती है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्रेनियस की अवधारणा के बारे में। आर्रेनियस क्या कहते हैं, आर्रेनियस कहते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, यानी अगर आप उनको जल में खोलें, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो बहुत सिंपल सी संकल्पना, आपसे कोई पूछे अम्ल क्षार की आर्रेनियस अवधारणा लिखिए, अम्ल क्षार की आर्रेनियस संकल्पना लिखिए, तो क्या लिखना है, आर्रेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन या प्रोटॉन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जबकि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं, क्षार कहलाते हैं।
बहुत सिंपल सा एग्जांपल, छठा लेसन मैंने पढ़ाया था आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया का, तब आपको बताया था बहुत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना। HCl अम्ल था, NaOH क्षार था, दोनों ने क्रिया करके लवण और जल बनाया था। इस अभिक्रिया को आपने उदासीनीकरण कहा था, तो मैं आर्हेनियस की अवधारणा में उन्हीं को समझाता हूं। HCl को जब जल में डालते हैं तो HCl से H+ आयन निकलता है। इस H+ आयन को ही प्रोटॉन कहते हैं। देखिए, हाइड्रोजन प्रकृति का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आपके इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन उस 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये छोड़ देता है तो ये H+ बना लेता है। तो उस H में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से भी H+ बनते समय 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया गया, तो इसके पास केवल प्रोटॉन ही तो रह गया, इसलिए बनने वाले H+ आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। और हमने पढ़ा है परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले सके। और साथ ही कहा था परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, केवल अक्रिय गैसें इसका अपवाद है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 9th में पढ़ लेते हैं 9वीं क्लास में कि ये तो परमाणु के कण हैं। जब परमाणु ही स्वतंत्र नहीं रह सकता तो परमाणुीय कण कैसे स्वतंत्र रहेंगे। तो परमाणुीय कण प्रोटॉन कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसलिए वो प्रोटॉन क्या करता है, जल से क्रिया करता है। तो H2O में एक H+ और जुड़ा तो H2O से H3 हो गया, एक वो क्या लेके आया प्लस, तो इस पे प्लस आ गया, ये H3O+ आयन बनता है जिसको आप कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और पीछे क्या छूट जाता है, Cl- आयन। तो अम्ल को जल में घोलने पर वे H+ त्यागते हैं, H+ स्वतंत्र नहीं रहते, अतः जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो HCl अम्ल है क्योंकि इसने जल में क्या दिया, H+ अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। NaOH, इसके बाद देखिए OH दिख रहा है ना, जब इसको जल में घोलते हैं तो जल में ये टूटकर 2 आयन बनाता है, Na+ और OH-, ये AQ बताता है भाई जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन में ये Na+ और OH- बनाता है। तो जलीय विलयन में जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या है, आर्हेनियस के अनुसार क्षार है। तो आर्हेनियस के अम्ल क्षार की परिभाषा की बात होती है। कमी क्या रह गई साहब इसने समझाया तो देखिए, आर्हेनियस ने ये कहा कि अम्ल भी जल में H+ देगा और क्षार भी जल में H+ देगा, यानी ये अम्ल या क्षार के अम्लीय या क्षारीय व्यवहार की व्याख्या तब करता है जब उनको जल में घोला जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा विलायक है जो जल नहीं है, अजलीय विलायक है जिसमें जल उपस्थित नहीं है, तो ऐसे विलायक में ये अम्लीय या क्षारीय व्यवहार को नहीं समझाता। और हमें मालूम है कि सभी यौगिक जल में नहीं घुलते। ये Bl3 है, AlCl3 है, ये ऐसे यौगिक हैं जो जल में नहीं घुलते लेकिन ये अम्लीय हैं। तो ऐसे यौगिकों की अम्लीय व्यवहार को ये नहीं समझा पाता जो जल में नहीं घुलते, ना ही ऐसे यौगिकों के क्षारीय व्यवहार को समझाता है जो जल में नहीं घुलते। यानी ये केवल जलीय विलयन में ही पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय व्यवहार की व्याख्या करता है। किसी अजलीय विलायक जैसे कार्बनिक विलायक होते हैं आपके बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन, इनमें ये किसी भी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति नहीं समझाता। ये इसकी पहली सीमा है, पहली कमी है। दूसरी बात, इसने कहा क्षार वो हैं जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, लेकिन अमोनिया जिसका सूत्र होता है बेटा NH3, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, लेकिन इस अमोनिया के अंदर कहीं OH- नहीं है। इस अमोनिया को जल में घोलते हैं, लिटमस पेपर डुबोते हैं तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला करती है, यानी ये क्षारीय व्यवहार बताती है। तो अमोनिया में OH- नहीं है, फिर भी इसका विलयन क्षारीय होता है। तो अमोनिया सहित ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनमें OH- नहीं है लेकिन वे क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं। तो आर्हेनियस की अवधारणा ऐसे पदार्थों को जिनमें OH- आयन नहीं होते उनके क्षारीय व्यवहार को नहीं समझा सकी। ये इसकी दूसरी सीमा है, दूसरी कमी। तीसरा, BF3, AlCl3, ये कुछ लवण है बेटा।
SO2 गैस, जहां चीनी के कारखाने ज्यादा होते हैं ना, आगरा ताजमहल के आसपास, वहां पर SO2 गैस निकलती है। कल कारखानों और वाहनों से हम सुनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जेट विमान जो हवा में उड़ते हैं ऊंचाई पर, उनमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 निकलती है। तो बेटा ये BF3, AlCl3, SO2, CO2, NO2 सभी क्या है? ये सब अम्ल है। देखिए क्या आरएनएस की तरह, आरएनएस के अम्लों की तरह इनमें H है? नहीं है। तो इन सब में H+ नहीं है, लेकिन ये सभी अम्लीय हैं। तो आरएनएस की तीसरी कमी रही कि BF3, AlCl3, SO2, CO2, NO2 सहित ये उन पदार्थों के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर पाया जिनमें H+ आयन नहीं होते हैं। ये 3 कमियां रही किसकी? आरएनएस की अवधारणा की। तो आपसे पूछा जाता है आरएनएस की अवधारणा क्या है, तो बोर्ड पे जितना लिखा है उतना आपके लिए बहुत है। आपसे पूछा जाता है आरएनएस अवधारणा की सीमाएं क्या है, क्या कमियां रह गई, तो 3 है। जलीय विलयन में अम्लीय क्षारीय व्यवहार की व्याख्या करता है, अजलीय विलयन में नहीं करता है। अमोनिया सहित उन पदार्थों के क्षारीय व्यवहार को नहीं समझाता जिनमें OH- आयन नहीं है। SO2, CO2, NO2 सहित उन पदार्थों के अम्लीय व्यवहार को भी नहीं समझाता जिनमें H+ नहीं है। ये तो बस एक ही बात कहता है, अगर H+ जल में देगा तो अम्ल है और OH- जल में देगा तो क्षार है। यानी अम्ल होने के लिए H+ होना चाहिए और क्षार होने के लिए OH- होना चाहिए, ऐसा ही आपको कहता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आरएनएस ने इन अम्ल और क्षारों को फिर आगे बांटा। आरएनएस ने कहा कि वे अम्ल या क्षार जिनको जल में घोले जाने पर वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं, उनको तो हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहते हैं। जबकि कुछ अम्ल या क्षार ऐसे होते हैं जिनको जल में घोले जाने पर वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, उनका आंशिक रूप से ही आयनों में विभक्तीकरण होता है। तो ऐसे पदार्थों को दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कहते हैं। तो मैंने कहा वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं 100%, वे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहलाते हैं। जबकि वे अम्ल या क्षार जिनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता उन्हें दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कहते हैं। आइए बात करें अब कौन से हैं प्रबल अम्ल, कौन से हैं दुर्बल अम्ल, कौन से हैं प्रबल क्षार और कौन से हैं दुर्बल क्षार। इन पर भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से हैं प्रबल अम्ल, कौन से हैं दुर्बल अम्ल, कौन है प्रबल क्षार, कौन है दुर्बल क्षार। तो मैंने अभी बताया कि प्रबल अम्ल वो होंगे जो जल में घोले जाने पर पूरी तरह से आयनित हो जाए। पूरी तरह से आयनित का मतलब मान लीजिए यार मेरी जेब में 100 रुपए और मैंने पूरे के पूरे खर्च कर दिए। 100 आयन बन सकते थे, 100 के 100 बन गए, लेकिन अगर 100 से कम बने तो मैं दुर्बल। तो वे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और वे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते यानी आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो बेटा आप फंडा बना लो कि ऐसा कोई भी अम्ल जिसमें कार्बन नहीं होना वो प्रबल अम्ल है। सिंपल एग्जांपल दूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको आप अपनी आम भाषा में कहते हो नमक का तेजाब। जो आपके टॉयलेट होते हैं ना, इनको साफ करने के लिए नमक का तेजाब काम में लिया जाता है। एसिड बोलते हैं ना, एसिड डालेंगे टॉयलेट में, तो एसिड कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है HCl। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आपकी जो बैटरियां होती है गाड़ियों की, गाड़ी मोटरों की, मोटरसाइकिल की और तो आपके इन्वर्टर की, इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहते हैं। सूत्र होता है H2SO4। और कोई भी देश है उसका कितना विकास हो रहा है, उसका औद्योगिक विकास कितना हो रहा है, ये इस बात पे निर्भर करता है वहां H2SO4 की खपत कितनी है। ये जितना ज्यादा काम में आता है, खपत जितनी ज्यादा है, इसका मतलब उस देश का औद्योगिक विकास उतना ही अधिक हो रहा है, वो उतना ही विकसित देश है। तो ये रसायनों का राजा है क्योंकि हर उद्योग में करीब करीब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल रसायनों का राजा कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का तेजाब HCl। एक और खास अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। सूत्र होता है HNO3। ये HNO3 या नाइट्रिक अम्ल जो होता है, इस नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए ना तो 3 भाग HCl
और 1 भाग HNO3 को मिलाने पे एक नई चीज बनती है जिसको हम कहते हैं अम्लराज। इसका दूसरा नाम है एक्वारेजिया। ये मिश्रण इतना तगड़ा होता है कि सोने और चांदी जैसी धातुओं को भी इसमें घोला जा सकता है। पूछा जाता है एग्जाम में एक्वारेजिया या अम्लराज क्या है, तो 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, ये सोने चांदी जैसी धातुओं को घोलने के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरह से H3PO4 फास्फोरिक अम्ल और भी हो सकते हैं। तो आप कैसे पहचानें कि अम्ल प्रबल है या दुर्बल? अगर अम्ल में कार्बन नहीं है तो वो प्रबल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। किसी में भी इनमें से कार्बन नहीं है, इसलिए सब क्या है आपके लिए प्रबल अम्ल है। और अगर किसी अम्ल में कार्बन है, जैसे देखिए इन सूत्रों को, तो 100% वो आपके लिए दुर्बल अम्ल है। यानी जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं क्योंकि वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इसमें 3 है बेटा, तीनों के बारे में जानकारी जरूर रखें। यहां प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, पूछा जाता है कि लाल चींटी जो होती है, लाल कीड़ी जिसको आप कह देते हैं, उस लाल चींटी के खाने से क्या होता है, आपको जलन होती है। मधुमक्खी खा जाए तो जलन होती है, ततैया खा जाए तो भी क्या होती है, जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके डंक में अम्ल होता है। तो लाल चींटी को लैटिन देशों में फार्मिका कहा जाता है। तो पहली बार इस लाल चींटी या फार्मिका से जो अम्ल प्राप्त हुआ उसका नाम रखा गया फार्मिक अम्ल, और सूत्र होता है HCOOH। तो प्रश्न आता है 1 नंबर का एग्जाम में, क्या कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रहे फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल क्यों कहा? क्योंकि लाल चींटी का लैटिन भाषा में नाम फार्मिका है, तो फार्मिका से मिला फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। तो C आ रहा है ना, C कार्बन है, इसलिए दुर्बल अम्ल है। ठीक है। दूसरा देखिए CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। इसका स्रोत है एसिटिम। तो एसिटिम तो लैटिन नाम है, अपने यहाँ की भाषा में इसको कहते हैं सिरका। बाजार से अपन अचार लाते हैं, घर में मम्मी अचार डालती है तेल में, और उस तेल के बाहर अगर अचार नहीं आए तो उसके फफूंद नहीं लगती, और तेल से बाहर आ जाए तो फफूंद लग जाती है। लेकिन बाजार के अचार में तेल नहीं होता, फिर भी उसमें फफूंद नहीं लगती, क्योंकि उसमें सिरका होता है। इस सिरके की वजह से बेटा बाजार का अचार जो होता है वो ज्यादा खट्टा होता है। तो इस सिरके को एसिटिम कहते हैं लैटिन भाषा में, इसलिए एसिटिम से जो अम्ल निकला उसको क्या कहा गया? एसिटिक अम्ल। और इसका सूत्र क्या है? CH3COOH। याद रखें, ये भी परीक्षा के लिए। इसके अलावा सोडा वाटर या आपकी थम्स अप, लिम्का, पेप्सी, कोको कोला, इनको खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, तो खोलते ही क्या होता है, बुलबुले बाहर निकलते हैं। कौन सी गैस के निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की। क्योंकि इन सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2CO3। तो याद रहेगा, जिन अम्लों में कार्बन दिख जाए वो दुर्बल है, जिनमें कार्बन नहीं है वो प्रबल है। अब क्षारों की बात करें। प्रबल क्षार वही, जैसे प्रबल अम्ल पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, प्रबल क्षार भी पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। और प्रबल क्षार में याद रखें नाक, Na नाक जिसके पास है वो ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, वही प्रबल है। यानी जिस क्षार के सूत्र में OH के साथ Na या K लिखेगा वो तो प्रबल है, और जिनमें Na या K नहीं होंगे वो सब क्या है आपके लिए? दुर्बल है। समझ लीजिए, सिंपल सा है। यानी NaOH, Na होता है सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र KOH होता है। ये दोनों कैसे अम्ल हैं? ये दोनों कैसे क्षार हैं? ये दोनों प्रबल क्षार हैं। तो याद रखो बेटा कि NaOH को साधारण भाषा में कास्टिक सोडा कहते हैं, और कपड़े धोने के साबुन में एक कास्टिक सोडा आता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो प्रबल क्षार है। इसी तरह से नहाने का जो साबुन होता है ना, उसमें KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक पोटाश कहते हैं साधारण भाषा में। तो इन दोनों के साधारण भाषा में नाम और सूत्र भी आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्लों की तरह इनका भी आंशिक रूप से आयनन होता है, पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता। इसमें कौन आता है? जिनमें Na या K नहीं है वो सब दुर्बल क्षार है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस, ये आपके दुर्बल क्षार है।
तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम चूने का पानी भी कह देते हैं, लाइम वाटर। तो चूने के पानी के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप उपयोग करते हैं। जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस काम में आता है आपको पता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको आप नमक का तेजाब कहते हैं, यह आपके आमाशय की ऑक्जेंटिक ग्रंथियों से भी स्रावित होता है। आपके पाचन तंत्र में दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये दो काम करता है, एक तो आमाशय में काम करने वाले जो आपके एंजाइम है उनको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, साथ ही भोजन में अगर कोई जीवाणु है तो उनको नष्ट कर देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बेटा आमाशय में कई बार इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई, अम्लता हो गई, गैस बन रही है, तो इनोन एसिडिटी गोन। तो उस अम्लता को कम करने के लिए आप इनो पीते हैं, तो इनो पीते ही क्या होता है, आपकी एसिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? इनो में क्षार है। आपको पता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण होती है, तो क्षार अम्ल के व्यवहार को क्या करता है, खत्म कर देता है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका दुर्बल क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग आमाशय की अम्लता को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो वे पदार्थ या वो दवाइयां जो आमाशय की अम्लता को कम करती है प्रति अम्ल कहलाती है। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, जिसका सूत्र MgOH का होल ट्वाइस और रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये भी याद रखें। तो आज हमने पढ़ लिया क्या है अम्ल और क्षार पुरानी परिभाषा के अनुसार, क्या है आर्यनीयस अवधारणा के अनुसार, क्या है आर्यनीयस अवधारणा की कमियां, कौन होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, कौन होते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब अगले भाग में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं क्या, ब्रोंस्टेड-लॉरी की अवधारणा। मैंने आपको कहा ना, एक अवधारणा अम्ल और क्षार को पूरी तरह से नहीं समझा सकती, तो आर्यनीयस की कमियों को दूर करने के लिए कौन आएगा, ब्रोंस्टेड-लॉरी। और ब्रोंस्टेड-लॉरी में भी कुछ कमी रहेगी जिनको दूर करने के लिए आएगा लुईस। तो 3 अवधारणाएं हमें पढ़नी है। मैं अगले वीडियो में आपसे ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा और लुईस अवधारणा की बात करूंगा। तब तक आप इसे देखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।